नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, शुभेंदु अधिकारी ने तो सत्ता संभालते ही जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सफाई अभियान शुरू किया है, उसने तो सबको चौंका दिया है। आप देखिए टीएमसी के कितने सारे नेता हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी उनका एक और ममता बनर्जी का बड़ा नजदीकी नेता है शमीम अहमद। आप सोचिए उसके घर में बेसमेंट में क्या क्या नहीं मिला है। सोना ही सोना मिला है सर। यहाँ पर पीएम मोदी कह रहे हैं कि सोना खरीदना बंद कर दो, और वहां पर ममता बनर्जी के चमचों के पास सोने का भंडार है। बिल्कुल, जैसा कि होता है जब किसी तानाशाह का पतन होता है तो उस तानाशाहों जैसा हमने गद्दाफी और सद्दाम हुसैन इनकी कहानियां सुना करते थे ना, कि जब उनका पतन होता है तो फिर वहां पे उनके बेडरूम और उनके कहाँ कहाँ जो सोना और हालांकि दिल्ली में भी हमने देखा ही है, दिल्ली में भी एक मिलता जुलता व्यक्ति है। तो इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं। और जो शमीम अहमद है, इनकी तो विशेषताएं और भी हैं। तृणमूल की तो पूरी देश को पता चल चुका है कि कैसे जो अभिषेक बनर्जी का एक पूरा तंत्र चलता था जिसमें सोने की तस्करी होती थी, थाईलैंड से आते थे, उनको पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर मिलता था, एयरपोर्ट पे कोई तलाशी नहीं होती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन जो शमीम अहमद है, शमीम अहमद की कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत छोटे मोटे कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़े इनका वो काम नहीं है, लेकिन इनका काम सबसे महत्वपूर्ण था तृणमूल की पूरी व्यवस्था में, जिसके कारण तृणमूल हमेशा सत्ता में रह सके। 10-15 साल तक उसने शासन किया इसी व्यवस्था के आधार पर, और आगे भी वो 15 साल क्या 50 साल तक वो सत्ता में रहे। इस व्यवस्था को शमीम अहमद जी चलाते थे। हावड़ा के पास एक शिवपुर नाम की जगह है और वहां के ये वाशिंदे हैं। और ये इनको कहा जाए जिसके लिए चुनाव के दौरान जो पूरी तरह से बमबाजों का जो उनकी टोली थी, जो मोटरसाइकिलों पर निकलती थी, और उनको चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पे ही रोक लगा दी और वो लाचार हो गए थे, वो बम नहीं फेंक पाए थे। पूरे पूरे बंगाल चुनाव में बमबाजी की एक भी घटना नहीं हुई, कहीं पे भी कोई कंट्री मेड बम किसी ने किसी पर नहीं फेंका। ये वही सज्जन है, उसी व्यवस्था के सरगना, उसी व्यवस्था के कर्ता धर्ता, उसी व्यवस्था के संचालक शमीम अहमद जी। तो अब इनको जो है, और इनकी विशेषता ये है कि रामनवमी पे जो हमले होते थे हावड़ा में हर साल लगभग 3-4 सालों में, और ये इनको एनआईए भी अरेस्ट कर चुकी है, क्योंकि राज्य सरकार से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है, कोई जांच में कोई नहीं, तो छूट ही जाएंगे तो छूट जाते थे। लेकिन अंततः ये रामनवमी पर होने वाले हमलों के मास्टरमाइंड थे। ये चुनाव में बमबाजों के सरगना थे। कहाँ पे कौन तैनात होगा, कहाँ पे किस जगह कौन बम फेंकेगा, उनकी ड्यूटी लगाना इन्हीं का काम था। तो ये ममता बनर्जी के किसी मंत्री और किसी भी दूसरे पार्टी के पदाधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसपे तीसरे चौथे दिन ही देखा जाए तो जिसपे तक प्रशासन और पुलिस का शिकंजा पहुंच गया। अब मजेदार इनका ये जो तहखाना है वो है, क्योंकि जब देखिए सच्चाई यही है कि पुलिस को सब पता होता है। जो स्थानीय पुलिस जानती है कि कौन कितने उसमें है, कितने पानी में है, तो पुलिस सीधे इनके जो एक लकड़ियों का ढेर उन्होंने बना रखा था, और ये इनकी अय्याशी की जगह थी। अब देखिए ऐसे दृश्य हम तो फिल्मों में देखते थे। अभी कुछ दिन पहले जो एक बंगाल फाइल्स फिल्म आई थी जो विवेक अग्निहोत्री की, उसमें भी दिखाया इसी तरीके का कि एक दृश्य, एक मुस्लिम नेता है जिनके पास जब वो जाते हैं जब जांच एजेंसी, और वो किस तरीके से अय्याशी से पूरे जीवन को जी रहा है, तो ये बिल्कुल वही दृश्य है कि जिसमें उसके पास सोने का बिस्तर है, सोने की गोल्ड प्लेटेड चादरें भी। देखिए भगवान जाने इस सोने की चादरों पर सोता कैसे रहा होगा ये। और मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, और यहाँ देखिए क्या अय्याशी है। मतलब असली बंगाल में तो मतलब क्या कहें, इसको तो राम राज आया हुआ है कि एक छुटभैया, एक बमबाज, एक गुंडा जो है वो सोने पे सो रहा है। तो बाकी यूपी और बाकी बिहार के गुंडे जो हैं और बदमाश और जितने भी होंगे, इसकी किस्मत पे जल रहे होंगे कि भाई इतना तो पैसा हमने बटोरा ही नहीं। तो ये है इनके। तो खैर अब इनकी पाप की लंका, सोने की लंका, वहां पर अब ये जलने का समय आ गया। पुलिस पहुंच चुकी है। अब वही पुलिस जो अब तक इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, जो इनके बमबाजी में इनको बचा रही थी, जो एनआईए से बचा रही थी, अब वही पुलिस जो है जूते पहन के इनके इस शीश महल कहें या स्वर्ण महल कहें, जो भी कहें, उसमें पहुंच गई है। और अब इसका क्या होगा अब आप जानती हैं कि अब कोई बचाने वाला उनका है नहीं। बाकी ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है पूरे बंगाल में। ऐसे नमूनों की, ऐसी कहानियों की कोई कमी नहीं है। अभी सैकड़ों कहानियां अगले लंबे समय तक ही आएंगी। ऐसे हर जो छोटा मोटा जो टोलाबाज हो या फिर जो इनका जो बूथ लेवल का जो एक कार्यकर्ता होता था, वो छोटा मोटा धन पशु है। भले ही बंगाल में लोग गरीब थे, भले ही लोगों के पास व्यापार नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन ये लोग तो पूरे सोने चांदी में तुल रहे थे।
तो उनका भी ये सोना चांदी निकलेगा तो अच्छा ही है, देश देखेगा ये तमाशा। और पहले भी देखा है, क्योंकि जो जिस तरीके से गायों की तस्करी में जो अणुव्रत मंडल का नाम था, नोटों के पूरे बंडल मिलते थे, इसी तरीके से बाकी भी इनके जितने भी भर्ती घोटालों में इन्होंने जितने करोड़ों लाख अरबों का लाखों रुपए का जो घोटाला किया, उसमें भी कितनी बरामदगी सबने देखी है मीडिया में। तो ये अभी शुरुआत है, अभी तो मतलब पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, लेकिन जैसे आपने बमबाजों का जिक्र किया, हमने चुनाव के दौरान भी बात की थी, 800 बमबाज पकड़े गए थे। और आप याद कीजिए कैसे कल्याण बनर्जी चीखते चिल्लाते कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे कि अगले 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ नाम दिए थे उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कि इनको ना गिरफ्तार किया जाए। तो तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यही कहा था ना कि जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर ये शमीम अहमद जो है ये अगर सरगना है उन बमबाजों का, तब तो ये बड़े सारे राज खोलेगा पुलिस के सामने, बताएगा कैसे नेटवर्क काम करता था, कहां कहां इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। क्योंकि चुनाव के दौरान एक भी धमाका तो नहीं हुआ, एक भी बम ये फेंक नहीं पाए, लेकिन मिले तो थे ना, बरामद तो हुए थे बम। तो किसने तैयार किया, कैसे तैयार किया, ये सारे राज तो खुलेंगे। बिल्कुल, ये तो अब देखिए जांच एजेंसियों पे है, पुलिस बंगाल पुलिस किस तरीके से काम करती है इस पे है। और खुलेंगे तो सारी चीजें खुलेंगी, सारी चीजें, और सिर्फ इन्हीं से नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। फिरहाद हाकिम है, पार्था चटर्जी हैं, अणुव्रत मंडल तो पहले ही उनका मतलब खोमचे में आ चुके हैं। और करीब करीब 1.5-2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो कि सीधे प्रमुख तौर पर जिनका नाम आता है। ये तो उनके छिपे हुए नगीना था ये शमीम अहमद, जो महत्वपूर्ण बहुत था लेकिन मीडिया में कोई जानता नहीं था। इसने बाकायदे एक ब्रिगेड बना रखी थी 700-800 लोगों की, जिसमें जैसे आपको याद होगा हम लोग जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई 800 ही क्यों, 850 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं, 1500 क्यों नहीं, 800 को ही क्यों पुलिस ने पकड़ा? क्योंकि 800 की ट्रेंड ब्रिगेड थी, ये बमबाजों की ब्रिगेड। हर अपराधी, हर गुंडा बदमाश बम नहीं फेंक सकता। बम फेंकना एक हाई स्किल, जिसके लिए मोदी जी जो है वो स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चलाते हैं, तो ममता जी ऐसी स्किल इंडिया योजना चला रही थी जिसके 800 लाभार्थी थे, वो बम फेंकने के एक्सपर्ट थे। वो बम बहुत सफाई से फेंकते थे, उनके हाथ में बम नहीं फटता था। तो ये उसी के जो स्कीम थी उसके 800 लोगों के सरगना थे। और निश्चित रूप से अभी बाकी भी जितने नाम हम लोगों ने लिए, मदन मित्रा और भी जो ये सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा जैसी जो है बहुत कुछ बातें कर, वो बहुत ज्यादा यहाँ से फड़फड़ा रही होती हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट बंगाल में, चाहे वो करप्शन के रूप में चाहे किसी और इंटरेस्ट में, इनका फंसा तो होगा ही। तो बहुत लोगों के नाम, बहुत लोगों के काम, बहुत लोगों की करतूतें, सब कुछ सामने आने का समय है ये। और फिर शुभेंदु अधिकारी ने अब तो जो 3 बड़े घोटाले हैं पश्चिम बंगाल के, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम और कोऑपरेटिव स्कैम, इन तीनों में जो अधिकारी शामिल रहे हैं भ्रष्टाचार में, जिनको ममता बनर्जी हमेशा बचाने में लगी रहती थी, अब उन पर भी शिकंजा कस गया है। सीबीआई को खुला हाथ दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सीबीआई को पूरी परमिशन मिल गई है। और याद कीजिए सीबीआई पर तो बैन लगा रखा था ममता बनर्जी ने। देखिए, ममता बनर्जी ने तो किस पे बैन लगा रखा था। अब सोचिए, अब कहानी आ रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर कि बंगाल में अभी तक बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता जो पूरे देश में लागू हुई है, वो भी फ्लोट नहीं हुई थी। पहले कैबिनेट के फैसले में वो भी था कि भारतीय दंड संहिता जो है, वो भारतीय न्याय संहिता जो है वो बंगाल में लागू होगी। बंगाल में तो और भी कई चीजें जो थी वो करीब करीब इन्होंने, उज्ज्वला के सिलेंडर नहीं दे रखे थे, जो मतलब इसमें क्या समस्या भाई, गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिल जाएगा आपके राज्यों के में, लेकिन उज्ज्वला के सिलेंडर बैन कर रखे थे। तो ममता बनर्जी अगर उज्ज्वला के सिलेंडर बैन करके भी बंगाल में महिलाओं की हितैषी बनी हुई थी, तो ये तो महिला, उनको इसके लिए ही मोदी जी को चाहिए कि जैसे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया था, वैसे ममता बनर्जी को भी कोई पद्म भूषण या कुछ नहीं तो प्रशांत भूषण जैसा पुरस्कार दे दें। क्योंकि भाई इतना योग्यता तो किसी नेता के अंदर क्या ही होगी कि मतलब उज्ज्वला योजना तो मतलब एक हार्मलेस योजना थी, जिसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं। भाई गैस सिलेंडर मिलेगा, गरीब महिलाओं को मिलेगा, लकड़ी चूल्हे से बचेंगी, और ठीक है, थोड़ा मोदी जी नाम ले जाएंगे, थोड़ा आप भी उसमें नाम ले लेती है अपना, भाई देंगे तो आप ही के अधिकारी उस योजना को लागू करेंगे। लेकिन नहीं, मतलब इस लेवल का, और सिर्फ बंगाल को उन्होंने एक जगह पे नहीं, मतलब कई स्तरों पर उन्होंने भारत से एक तरह से काट के तो रखा ही था। रही बात इन घोटालों की, तो भाई देखिए, अब ये जो पहला जो टीचर्स भर्ती घोटाला, इस पे जो भर्ती हुई थी 25,000 टीचरों की, पता चला था कि पूरे के पूरे, मतलब पूरे तो नहीं लेकिन अधिकांश टीएमसी के लोग थे। टीएमसी के लोगों ने जिनसे पैसा लिया,
लाखों करोड़ों रुपए में सबसे डील हुई, उनसे पैसा लिया, उनको नौकरी दी, और सबकी पूरी की पूरी भर्ती पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से कैंसिल हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है जब मुहर लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है, एक ऐसी टिप्पणी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने की थी जो भारत के इतिहास में किसी भी कोर्ट ने, किसी न्यायपालिका के किसी भी जज ने कभी किसी राज्य सरकार या कभी किसी सरकार या कभी किसी सार्वजनिक संस्था के बारे में वो टिप्पणी नहीं की है जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। उस टिप्पणी की कोई चर्चा नहीं हुई। उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब कि सरकार को कहा था कि बंगाल में एक सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा है, सरकार के नाम पर एक सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा है। सरकार को वो कहते हैं, तरह तरह की घुड़की देते हैं, कई बार कुछ टिप्पणियां बहुत कड़वी करते हैं, लेकिन एक सरकार को फ्रॉड, जालसाज कहना, ये पहली बार कभी ये शब्द किसी, क्योंकि ये न्यायिक शब्द नहीं है। फ्रॉड जो होता है एक अलग तरह का शब्द होता है, एक टेक्निकल टर्म होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो कितनी पीड़ा से और कितनी समस्या में आकर कहा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो ठीक है, हम अपनी आम बोलचाल में किसी को फ्रॉड बोल दें, चोर बोल दें, लेकिन जब आप कोर्ट में होते हैं तो चोर का एक मतलब एक धारा होती है, फ्रॉड का मतलब एक धारा होती है। तो बोलने से पहले शब्दों को तौलना पड़ता है और उसके आधार पर उसके कानूनी पहलुओं को भी देखना पड़ता है। तो ये इस तरह की टिप्पणी इस टीचर्स घोटाले में ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की थी इनको बचाने की, क्योंकि पैसे इन्होंने लिए थे, इसमें सारे तमाशे इसमें भी किए थे जो SIR में किए, म्यूनिसिपल स्कैम में भी यही लोग भर्तियों की जो मतलब अपने ही कैडर को देना या फिर उनसे पैसे लेकर लोगों से देना। तो हर स्तर पे उन्होंने ये करप्शन किया और निश्चित रूप से अब तो हिसाब देने का समय है, तो ममता बनर्जी तिलमिलाएंगी। जब कार्रवाई होगी तो वही मीडिया जो इन सब योजनाओं का बेनिफिशियरी भी था, वही तंत्र जो इन सब योजनाओं का बेनिफिशियरी भी था, तुरंत देखिएगा अभी अगले कुछ दिन में श्योर होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जब ये एक ऐसा नैरेटिव होता है जो तुरंत लोग भूल जाते हैं और तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार, शुभेंदु अधिकारी तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के अगर इसको उदाहरण से तुलना करें तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला था, जो आपका ये यमुना एक्सप्रेसवे घोटाला, यमुना के आगे जो लखनऊ एक्सप्रेसवे था वो भी घोटाला था। लेकिन उन घोटालों में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अगर वो घोटाले की कार्रवाई पर उनके असली दोषियों तक पहुंचते, छोटे मोटे अधिकारियों को उठा के टांग दो वो तो एक अलग आसान है, लेकिन जब आप असली दोषियों तक पहुंचते हो तो एक बहुत फेक नैरेटिव, बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाता है, जिसके प्रभाव में जनता भी आ जाती है, न्यायपालिका भी आ जाती है और कहीं ना कहीं इसका लाभ इन सबको मिल जाता है। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब में अगर आज लोग बच गए तो उसके पीछे इस नैरेटिव बिल्डर्स का बड़ा भारी योगदान होता है। तो इसलिए मेरा बस ये कहना है कि इनमें भी मतलब मैं थोड़ा सा इस मामले में निराशावादी हूं कि इनको न्याय होगा या नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए क्योंकि ये एक फ्रॉड था जो जनता के साथ किया गया था। सीधे सीधे जनता ठगी गई थी, जनता से पैसे लिए थे। और चलिए अगर एक मान लिया आप गोमती रिवर फ्रंट बनाते हो तो मेरी पॉकेट से आपने क्या लिया, इनडायरेक्टली तो लिया, लेकिन मुझसे सीधे नहीं लिया। यहाँ पर तो कोई एक गरीब व्यक्ति जाता है अपनी पूरी जीवन की कमाई किसी TMC के गुंडे के पैरों में रखता है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, और फिर उसके बाद उसकी भर्ती कैंसिल हो जाती है और पैसे भी उसको नहीं मिलते, ना नौकरी मिलती है ना उसका पैसा बचता है। तो इस लेवल की जब ठगी कर रहा है कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार, तो अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो किस पे होगी। लेकिन सर, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाला था वो भी तो ऐसा ही था। कितने लोगों ने लाखों लाखों रुपए की रिश्वत दी और फिर नौकरियां मिली, और उसके बाद आप याद कीजिए उनसे कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरा पैसा जो वेतन के तौर पर मिला उसको वापस करो। और उसमें वो अनुव्रत मंडल, उसकी बेटी तक उसमें शामिल थे, उसकी बेटी को भी ऐसी नौकरी मिली थी। उन दौरान मैंने बहुत स्टोरीज की थी कि वो घर बैठी रहती थी और तनख्वाह आती रहती थी। तो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर ये घोटाले हुए, और कोऑपरेटिव स्कैम भी ऐसे है, पब्लिक को ही चूना लगाया इन लोगों ने। लेकिन सर, CBI की जो एंट्री बैन कर रखी थी ममता बनर्जी ने, CBI घुस नहीं पाती थी। अब तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है ना CBI को, अगर किसी मामले में उनकी जरूरत है तो सीधे सीधे वो जाकर कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हो। देखिए, CBI एक फेडरल एजेंसी है जिसको किसी भी राज्य में कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाकर एक बेसिक कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि वहां का ज्यूरिडिक्शन एक वहां की राज्य सरकार का होता है, राज्य पुलिस का होता है। उसके बाद तो जांच का अधिकार है ही है, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। आज भी CBI की विश्वसनीयता है, आज भी CBI जांच में ज्यादातर, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो ज्यादातर में सत्य सामने आ ही जाता है। CBI बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है इस मामले में, उनकी पूरी लीगल प्रोसेस कभी भी, अब ठीक है उनको तोता कह दो या जो भी कह दो, अनाप शनाप कुछ भी बोलने में समस्या नहीं है, लेकिन जो भी करते हैं वो कुल मिलाकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कुछ अपवाद निश्चित रूप से हैं। तो अब उसमें CBI को अगर इन्होंने रोक रखा था तो अपने उन पापों को छुपाने से ज्यादा ममता बनर्जी की नीयत
अपनी जो मानसिकता उनकी ग्रेटर बांग्लादेश की मानसिकता थी, जिसमें वो मान ही नहीं रही थी कि वो इस भारत का हिस्सा है। जब वो भारत का हिस्सा नहीं है तो फिर वो सीबीआई ईडी को कैसे घुसने देंगी, फिर वो भारत की सेना को कैसे घुसने देंगी, फिर वो भारत की चुनाव आयोग को कैसे यहाँ आने देंगी। उनका तो बस चलता तो अगर इस चुनाव में भी जीत जाती तो अगले चुनाव तक आते थे, वो अपना चुनाव आयोग अलग बना लेती, और बना ही रखा था ना। 2016 जो 21 का चुनाव हुआ था, उसे बंगाल का जो चुनाव अधिकारी था, चुनाव आयोग था, वो एक तरह से उन्हीं के चुनाव आयोग की तरह काम कर रहा था। एक मुस्लिम सज्जन थे जो कि काफी उनको लेकर कई तरह के आरोप हैं, जो बताते हैं कि वो एक तरह से उन्हीं के कई इशारों पर चल रहे थे। तो अब इस बार उनके इशारों पर कोई चल नहीं रहा था, इसीलिए तो तिलमिलाहट हो रही थी, इसीलिए तो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को गाली दी जा रही थी, इसीलिए ज्ञानेश कुमार के लिए अंडशंट बातें की जा रही थी। तो अब बात वही है कि भैया ममता बनर्जी के तो इरादे उससे कहीं आगे थे, मतलब जितना हम सोच पाते हैं शायद उससे भी आगे के थे। सर उससे भी ज्यादा थे, और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी ही तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ गई थी। आप याद कीजिए, चुनाव के अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले ही कांड किया था ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी सर रोएंगी गाएंगी तो है ना। अब आप देखो कि ट्रक भर भर कर उनका जो फर्जी वोटर भाग गया था बांग्लादेश, वहां सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहा है कि ममता के साथ अन्याय हो गया, और ममता के जख्मों पर नमक और छिड़क दिया है शुवेंदु अधिकारी ने। उन्होंने अपनी दोनों सीटों में से नंदीग्राम सीट छोड़ दी, कहा मैं भवानीपुर की सीट को रिटेन करूंगा, और उसके लिए कल ही शाम को वहां पर विजय जुलूस निकाला गया है। ममता के घर के सामने से नारेबाजी हो रही थी, वहां पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। तो आप सोचिए ममता बनर्जी का क्या हाल हो रखा होगा। पिछले 4 दिन से तो उनको बाहर किसी ने देखा ही नहीं घर से निकलते हुए। देखिए, जो आपके प्रश्न का पहला हिस्सा था कि ज्ञानेश कुमार को के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आए, तो ठीक है, ममता बनर्जी पीड़ित थी, वो तो पार्टी थी, वो लेके आई, क्या समस्या, लेके आई, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपने लीगल राइट्स का। ये हमारे बाकी जो सूरमा है, सूरमा भोपाली, जो यूपी वाले भैया, अखिलेश भैया और तेजस्वी भैया, और सबसे बड़के वाले जो राहुल भैया, उनको क्या मजा आ रहा था, उनको क्या मिल रहा था जो उसमें जो क्या नाम है, उसके लिए कार्रवाई के लिए जो है वो गए थे, मतलब वो शिकायत फरियाद लेके गए थे ममता बनर्जी। तो आपकी खुद की पार्टी का स्टेट यूनिट कह रही है कि भाई चुनाव में धांधली होती है, और आप जो है वहां पर जाके उनके खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हो चुनाव। तो ये तो मतलब इनका खोखलापन है। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो शुवेंदु अधिकारी का जो ये निर्णय है भवानीपुर को होल्ड करना, नंदीग्राम उनका एक तरह से घर है, नंदीग्राम को छोड़कर, वो उनका टर्फ है, उसको छोड़कर ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे याद करिए कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा से भी चुनाव लड़ा था और काशी से भी चुनाव था। काशी जो उनका होम टर्फ नहीं था, काशी में तो बाहर से आए थे, काशी में उनके पर कुछ भी लगाया जा सकता था, बाहरी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी प्रदेशों में कहीं किसी को कोई बाहरी नहीं कहता। हम मतलब इधर तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत और कहीं का भी व्यक्ति और ज्यादा खुले हृदय से स्वीकार किया जाता है। ये विभाजनकारी सोच जिन राज्यों में है उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो वहां पर फिर भी वो बाहरी थे, वहां के ज्योग्राफी से परिचित नहीं, वहां की राजनीति से परिचित नहीं, वहां की किसी चीज से परिचित नहीं थे नरेंद्र मोदी, काशी के। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि एक पूरा मैसेज हुआ। तो उसी तरीके से शुवेंदु अधिकारी के लिए वो टर्फ जो है वो ममता बनर्जी का टर्फ है, वो ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर उन्होंने जीता है और उसको वहां की जनता ने अपनी जान हथेली पर रखकर उनके पक्ष में वोट दिया है। वहां का चुनाव जीत जाना कोई आसान खेल नहीं था। जनता ने अगर अपना जीवन जोखिम में डाला, उसके लिए वोट देने के लिए वो वहां तक गए, तो उसका धन्यवाद इसी तरीके से किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री उस सीट को रिटेन करे। और इसका मैसेज ये भी है कि ममता बनर्जी, अब आपका राजनीतिक अंत हो चुका है। ममता बनर्जी का वो जो घर है वहां पर जय श्री राम का नारा लगा, कान में उनके राम का नाम पड़ा, अच्छा ही है, कल्याण होगा। बड़े बड़े पापियों का नाम, पापी तर गए राम का नाम सुनकर, ममता जी भी, उनका भी भला ही होगा। मतलब हम आशा कर सकते हैं, हम तो बड़े बड़े पापी के लिए भी हम बुरी भावनाएं नहीं रखते हैं। तो ममता जी का भी कल्याण होगा राम का नाम सुनकर, अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, क्योंकि ममता तो हो सकता है अंदर खाने सोच रही हो कि शायद ये सीट छोड़ दें तो मैं बाय इलेक्शन ही लड़ लूं। क्या पता ममता बनर्जी सोच के चल रही हो। और फिर आप ये सोचिए ना कि यही चुनाव था भवानीपुर का जो जीता था शुवेंदु अधिकारी ने, तो उन्होंने कहा था कि मेरी इसी जीत की वजह से उनका जो पीए था चंद्रनाथ रथ, उनकी जो हत्या हुई निर्मम तरीके से, उन्होंने कारण बताया था कि अगर मैं भवानीपुर हार जाता तो ये सब नहीं करता कोई, जिन लोगों ने भी किया, और वो हारी थी इसीलिए उनके पीए की हत्या की गई। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो चला ही गया है। और अब ममता बनर्जी को आदत डाल लेनी चाहिए, उनको सुबह शाम मंदिर की घंटियां भी सुनाई पड़ेंगी, जय श्री राम का उद्घोष भी सुनाई पड़ेगा, लेकिन
एक चीज और जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो मैंने वीडियोस बहुत सारे देखे जिनमें ममता बनर्जी जो वो अब्बा टब्बा चब्बा जो करती थी, वो बोलती थी, मुझे तो शब्द भी याद नहीं आ रहे, उस पर लोगों ने रीमिक्स बनाकर, आप देखो कलकत्ता के क्लब्स में कैसे लोग डांस कर रहे हैं। मैंने किसी भी हारे हुए सीएम के प्रति लोगों का गुस्सा ऐसे नहीं देखा, इतनी घोर बेइज्जती किसी भी हारे हुए सीएम की नहीं देखी जैसी ममता बनर्जी की हो रही है। सर, मीम्स बने हुए, गाने बने हुए, ममता के वो जो शब्द है उन पर रीमिक्स है। हम्बा हम्बा डुम्बा डुम्बा रंबा रंबा पता नहीं क्या खम्बा गम्बा, बहुत कुछ है उनका। तो देखिए, ममता बनर्जी जीते जी अपने एक कॉमिक बन चुकी थी, वो एक कार्टून बन के रह गई थी, क्योंकि क्रूरता उनके चेहरे, उनके पूरे कार्यों में झलकती थी। बाकी तो वो एक कॉमिक कैरेक्टर जैसी बन के रह गई थी। उनकी जो रैली करने का तरीका, बातें करने का तरीका, आपको याद होगा जिस समय बगदादी बगदादी हुआ करता था, तो उनको नाम लोगों ने रखा था बगदीदी, बगदीदी मतलब बगदादी बगदीदी। मतलब उनके कर्म जो थे उस तरीके के निर्मम, नृशंस, क्रूर, जो एक मतलब दीदी शब्द जो है बड़ा एक पॉजिटिव किसी के बारे में एक छवि देता है कि किसी को कोई दीदी कहता है तो मतलब एक भावनात्मक ये संबोधन है। लेकिन वो दीदी शब्द का के आड़ में ये दीदी ही बन गई थी या बगदादी ही बन गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं बंगाल में, नृशंस हत्याएं हो रही थी, वो तो कहीं किसी ईरान, इराक और सीरिया से कम नहीं थी। इन्होंने जो जो तरीके से अपराध किए, जिस तरीके से तैयारी उनकी इस बार भी थी, कहीं उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी बात है कि जो इनकी कॉमिक कैरेक्टर में कई चीजें, इसमें भी एक अपने आप में इनका जो कॉमिक कैरेक्टर है, देखिए उनकी मानसिक अवस्था की निश्चित रूप से एक विश्लेषण ढंग से होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनका मेंटल हेल्थ, उनका मानसिक स्वास्थ्य लोगों को पता होना चाहिए। ये महिला जिस तरीके की पेंटिंग्स बनाती थी, आप याद करिए कि इन्होंने जब रेल मंत्री थी तो एक ट्रेन चलवाई थी, दुरंतो एक्सप्रेस। वो दुरंतो एक्सप्रेस जो थी उस पर एक बड़ा चितकबरा था। भारतीय रेल का एक स्टैंडर्ड कलर हुआ करता था, पहले लाल होती थी, बाद में ग्रीन, ब्लू कलर, एक ब्लू और आसमानी रंग का एक पैटर्न ट्रेनों का ज्यादातर होता था। तो वो रंग एक सूदिंग कलर है, स्टैंडर्ड कलर है, भारतीय रेल देखते ही आप उससे पहचान जाते हैं। इनकी जो दुरंतो थी उसका बिल्कुल ही एक अलग रंग रखा गया और वो बताया गया कि ये ममता बनर्जी की पेंटिंग से इंस्पायर्ड कलर है और उसके लिए कॉपीराइट भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल मंत्री की पेंटिंग का कॉपीराइट बाय किया और कुछ लाखों करोड़ों उसका भी भुगतान किया उनको। और वो पेंटिंग के नाम पर ऐसा था कि वो पेंटिंग तो भारत में हर ट्रेन में होली के बाद ऐसे ही बन जाती। होली के बाद जो लोगों को एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं तो सबका चेहरा वैसे ही हो जाता है, उसके लिए कॉपीराइट की क्या जरूरत है। लेकिन वो ममता बनर्जी के उस बदरंग, उस बेमेल, उस घटिया पेंटिंग का उन्होंने भारतीय रेलवे ने, और ये तो मतलब कांग्रेसी करप्शन का जो सिस्टम है, स्कूल ऑफ कांग्रेस करप्शन जो है, उसका ही ये देन है। जैसे पेंटिंग बेचना और उसके करोड़ों रुपए ले लेना, जैसे प्रियंका गांधी ने भी अपने पिता की पेंटिंग बेच दी थी यस बैंक के वाले को, तो ऐसी कुछ भी अंटशन। तो इन्होंने जिस जिस तरीके की पेंटिंग्स बनाई, आप देखिए उनमें भूत जैसी शक्ल, मतलब एक मानसिक रूप से कोई व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति ऐसा बना सकता है। वो कहीं से कहीं तक आर्ट पीस नहीं है, वो ममता बनर्जी की दिमागी जालों को दिखाने वाली पेंटिंग्स है जो बताती हैं कि उस महिला के दिमाग में कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कितनी समस्याएं हैं। मैं उसका एक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि वो पेंटिंग अच्छी नहीं है, किसी को अपील नहीं करती है। किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, मेरे जैसे मूर्ख जिसको आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे भी वो अच्छी नहीं लगती। वो अच्छी नहीं बल्कि खतरनाक, डरावनी लगती हैं। तो उनमें से कोई भी पेंटिंग देख लीजिए। वो ट्रेन कितनी गंदी लगती थी जो दुरंतो एक्सप्रेस थी, अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ईश्वर करें कि वो जल्दी ही उसका भी उसकी तरह समापन हो। तो ममता बनर्जी की कुल मिलाकर जो, चाहे उनका गाना हो, चाहे उनका बनाना हो, चाहे उनका खाना हो, चाहे उनका कुछ भी हो, ये सब जो है बहुत विचित्र था। देश एक दुस्वप्न से निकला है, बांग्लादेश एक दुस्वप्न से निकला है। अब देश इसलिए निकला है क्योंकि बांग्लादेश से ये घुसपैठिए जब नहीं आएंगे तो हमारे शहर, आपके शहर, जो तमाम देश भर के शहर, वो भी तो थोड़ा निश्चिंत रहेंगे। उन पे आतंकवाद का खतरा कम होगा। ये अनाप शनाप जो घुसपैठिए चले आते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये इनका आपको समस्या कम होगी। तो ये अच्छी बात है, सबके लिए राहत की बात है। सर, ममता बनर्जी जो पेंटिंग्स बेचती थी उन्हीं की आड़ में तो ब्लैक को व्हाइट करती थी ना, वरना कौन उनकी पेंटिंग्स खरीदता। कायदे से होता यही था। वो देश विदेश में जो बेचने का ड्रामा होता था, एग्जीबिशन लगने का ड्रामा होता था, उसमें ब्लैक मनी को उसकी आड़ में व्हाइट किया जाता था। लेकिन सर, ममता बनर्जी की
अब जो पार्टी का कैसा काम था उसकी पोल पट्टी तो इससे भी खुल रही कि शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे डीएम्स को आदेश दे दिए कि वो जो टोल प्लाजा इन्होंने बना रखे थे, बैरिकेड लगाकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे आवाज आने जाने वाली गाड़ियों से, उसको भी तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। वो तोलाबाजी जो ये करते थे सर, उस पर भी ब्रेक लग गया है। मैं एक तस्वीर देख रही थी, वीडियो देख रही थी, कलकत्ता रेलवे स्टेशन के बाहर वहां पर बस्तियां बसाकर रहते थे रोहिंग्या और घुसपैठिए, उसको भी बुलडोजर लगाकर साफ कर दिया है। देखिए ये बहुत सारे, ये तो बहुत बड़ी, मतलब उन्होंने कलकत्ता को एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्लम में बदल दिया था। जो कलकत्ता जो सिटी ऑफ जॉय और सब बड़ी 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 बातें करते थे, कल एक जमाने में था भी कलकत्ता, जो एक जमाने में बंबई से भी ज्यादा, मतलब मुंबई से भी ज्यादा बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर था, कलकत्ता जो है वो स्लम में बदल गया। ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर आप ना तो साफ सफाई है, ना सिटी ऑफ जॉय है, सिर्फ एक पुराने गौरव का एक खंडहर बन के रह गया, पुराना जो एक स्वर्ण युग था कलकत्ता का। तो ये जो आप बता रही हैं, जो हावड़ा के पास का इलाका हो, जो डायमंड हार्बर, जो उनका जो डायमंड हार्बर मॉडल, जो आपको याद होगा चुनाव के दौरान एक ट्वीट किया जा रहा था, वो गुजरात मॉडल हम सुनते हैं कि भाई चलो ठीक है गुजरात मॉडल, वहां औद्योगिकरण किया। डायमंड हार्बर मॉडल क्या था? वो पूरी तरह से इसी तरीके का जो अवैध कारोबार, अब इसी में जो तमाम जो निर्णय है, चाहे वो बुलडोजर तोड़ने के और तमाम जो साफ सफाई हो रही है, उनमें दो क्षेत्र हैं कलकत्ता के जो आसपास ही हैं। एक जगह है टोपसिया और दूसरी जगह तिलजला। ये दो क्षेत्र हैं जहां पर, अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, वहां पर ये दो क्षेत्रों में बुलडोजर चलाने, अवैध निर्माणों को तोड़ने और सबसे पहले बाद में वो सब तो चलिए होगा, बिजली काटने और पानी काटने का आदेश शुभेंदु अधिकारी सरकार ने, ये अभी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दे दिया है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई क्यों आपने पानी, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये स्लम है जहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत तरह के प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग और इसके अलावा पेंट, चमड़ा और भी इस तरीके के जो प्रदूषणकारी उद्योग हैं जिनमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, वो होते हैं। अब ये सारे दोनों क्षेत्र का मतलब, ये पूरी तरह से लगभग आप 100% मानिए, आंकड़ों में कुछ कहीं 70 और कहीं 80% कहा जाता है, मेरे हिसाब से तो ये 100% मुस्लिम आबाद इलाके हैं। और ज्यादातर जो है वो कुछ यूपी बिहार के और कुछ बांग्लादेश के, कुछ रोहिंग्या और तरह तरह के विश्व भर के जो आपराधिक तत्व हैं उस क्षेत्र, ये जो दोनों टोपसिया हो या फिर उसके तिलजला हो, इन दोनों में ज्यादातर वही लोग रहते हैं। और इनके जो ये उद्योग, जो रिसाइकलिंग वाले, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकलिंग और ये जो भी काम करते हैं, इसमें क्या होता है, जो बिजली होती है, बिजली कैसे होती है, इन किसी के पास कोई मीटर नहीं है और ना ही ममता बनर्जी ने कभी कोशिश की। तो जो, चूंकि अब आपका बिजली का खर्चा जीरो है, बिजली आपका 1 पैसा नहीं लग रहा है, पानी आपका 1 पैसा नहीं लग रहा है, तो आपका जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, चाहे वो रिसाइकलिंग का हो, चाहे वो चमड़े का हो, चाहे वो पेंट का काम हो, उस सब की लागत तो सीधे सीधे आधा हो गई। तो जो व्यक्ति कहीं किसी वैध औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा बेचा गया प्लॉट लेकर यही व्यापार कर रहा है, यही कारोबार वो ढंग से कर रहा है, सरकारी नियमों के अनुसार कर रहा है, तो उसको आपने क्या किया, आपने एक तरह से पनिश किया, क्योंकि उसके पर तो वो बेचारा टैक्स भी देगा, बिजली का बिल भी भरेगा, पानी का वो भी भरेगा और तृणमूल के तोलाबाजों को पैसा भी देगा। लेकिन ये क्या है कि ये हर चीज से इनको छूट है। ये जो तपस्या और तिलजला के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, जो यहाँ के उद्योग चल रहे हैं, इनको ना बिजली का बिल भरना है, ना इनको तोलाबाजों के 1 पैसा देना है, ना इनको पुलिस को कोई कटमनी देना है, ना इनको पानी का खर्चा देना है। तो इनका पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत सीधे सीधे हाफ हो जाती है। तो जो उत्पादन यहाँ हो रहा है, जो उद्योग काम कर रहा है कलकत्ता के अन्य क्षेत्रों में, जिसका ज्यादातर मारवाड़ी या बंगाली हिंदू व्यापारी जो है उसको चला रहा है, आपने उनको एक सीधे सीधे इनको आपने इंसेंटिवाइज कर दिया और उनको आपने डिस्करेज कर दिया, उनका उद्योग बंद हो गया। धीरे धीरे ज्यादातर कलकत्ता छोड़ के चले गए और अब ये पूरी तरह से कलकत्ता का जो औद्योगिकीकरण है वो इन्हीं के भरोसे चल रहा था। सर ये सब तो अवैध तरीके से अपना काम कर रहे थे ना, इनको तो ममता की शायद मिली हुई थी, इन्हीं में से बहुत से लोग होंगे जो उत्पात मचाते होंगे ममता के लिए, इसीलिए सारी सेवाएं इनको मुफ्त में दी गई थी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, वोट बैंक है ना भाई, एक तरह से का हाइड आउट है, बहुत तरह के काम कर रहे थे, ये हर तरह का काम कर रहे थे, क्राइम से लेकर लूट मार से लेकर पथराव से लेकर चुनाव में छापा वोट डालने से लेकर सब कुछ काम करते थे ये। और ये पूरे गंदे घिनौने, मतलब उन क्षेत्रों में जाकर भी आप सोच नहीं सकते कि ये क्षेत्र भारत में अभी भी इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जहां ना तो कोई मूलभूत सुविधा है और वहां के रहने वाले मूलभूत सुविधा मांग भी नहीं रहते, उनको कभी सड़क बिजली पानी के लिए वो आंदोलन नहीं करते। तो अब उनकी गर्भनाल ही एक तरह से काट दी, एक तरह से सप्लाई लाइन काट दी, क्योंकि जब ये बंद नहीं होंगे
तो भाई जो असली व्यापारी, जो असली उद्यमी है, उसको आप क्यों मार रहे हो? वो तो मर जाएगा, वो तो बंगाल में कभी रहेगा नहीं उस, क्योंकि आपका एक उत्पादन उन्हें ये 50 रुपए में कर रहे हो, उसके पर 100 रुपए लग जाते तो उसका माल कौन खरीदेगा? अच्छा, इनको जीएसटी कुछ नहीं देना है, तो इनका व्यापार जो है वो बांग्लादेश, बंगाल, असम, यूपी, बिहार तक में ये मार कर रहे थे। सस्ता माल, रिसाइकिल्ड माल और अलग अलग तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब उसके कारण जो ईमानदार व्यापारी जो टैक्स भी दे रहा है, जो बिजली का बिल भी चुका रहा है, वो, और ज्यादातर वो हिंदू है। तो ये एक तरह से हिंदुओं को पनिश करने का एक ऐसा तरीका था जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये भी एक तरीका था जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हिंदुओं को दंडित किया, और ये मॉडल हर जगह चला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में चला है, कांग्रेस के ज्यादातर सरकारों में चलता रहा है। अब जैसे यूपी में आपको याद होगा कि कटिया लगाना अधिकार बताते थे अखिलेश यादव। संभल के मामले देख लो कैसे था, वहां का सांसद जो है समाजवादी पार्टी का, वो भी ऐसे बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, तो ये पूरा इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चोरी की बिजली से चलती है, और उसके लिए उसको सब्सिडाइज कौन करता है? वो हम आप हिंदू करते हैं, क्योंकि वो चोरी का जो बिल जो वो खपा रहे हैं उसकी भरपाई जो है बिजली कंपनियां किससे करती हैं? हमारे जैसे आम वोटरों से, जो कि अपना ईमानदारी से बिल दे रहा है, उसमें जोड़ के आप दे दोगे कि भाई हमारा इतना घाटा हो रहा है, इसको कवर करने के लिए अब बिजली का यूनिट इतने से इतना बढ़ाया जाए। जो बिजली हमें 4 या 5 रुपए यूनिट मिल सकती थी, वो हम 15 और 50 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट देंगे, और साथ साथ में तोलाबाजों को कट मनी भी देंगे। सर, अब तो जैसे शमीम अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वैसे इन जगहों पर, ये मोमिनपुरा भी इन्हीं में से एक है शायद, टोपसिया और तिलजला, यहाँ पर भी बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दे दिए शुभेंदु अधिकारी ने। 1-2 दिन में ये भी सफाचट हो जाएगा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा अच्छा एक शब्द कहा, जिसके बारे में ये भी चर्चा बड़ी कम हो रही है, कल ही मेरे ख्याल से कहा है कि असम मॉडल ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए, यूपी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्यों नहीं? क्योंकि सब लोग तो भाई यूपी कर रहे हैं। यूपी तो है ही है, यूपी तो बुलडोजर चल ही रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो पूरे देश का, वो सिर्फ यूपी से शुरू हुआ, पूरे राष्ट्रीय अखिल भारतीय या मॉडल बन चुका है। असम मॉडल जो है वो ये कहता है कि ज्यादा बोलो मत, घुसपैठियों को कलेक्ट करो, और उनको जाकर वही जो एक सही अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि कानून और कोर्ट और यूएन और ये और वो के चक्करों में पड़ोगे तो फिर हो चुका। ये तो फिर इनको आप कुछ समय के लिए किसी शेल्टर होम में डाल सकते हो, जिसको डिटेंशन सेंटर कहते हैं, और उसके बाद अंततः जिस तरीके से आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं, उसी रास्ते आपको उनको, जिसके लिए कुछ शब्द लोग, मतलब रफ भाषा में कई सारे शब्द होते हैं कि इस पे लात मार देना, वैसे ही तरीके से कोई लात मार कर ही इनको बाहर करना चाहिए। जैसे आए हैं वैसे ही जाएं, जहां के हैं वहां रहें, और वही असम मॉडल है। और अच्छा, असम मॉडल की एक और विशेषता है कि उन्होंने लगभग 1-1 इंच की उन्होंने जमीनों की पैमाइश की। असम जो है वो गुवाहाटी का, मतलब गाय से, गो से बना हुआ है, वो गोचर प्रदेश था, वो आज वो इनका पूरा बन गया। तो असम का संबंध गायों की रक्षा, गौपालन, इन सब से रहा है। तो उस तरीके से बहुत सारी गोचर भूमि असम में छुड़ाई है, जिन पे बड़े बड़े इनके मॉल बन गए थे, बड़ी बड़ी इनकी बस्तियां बसी थी। गोचर भूमि वो होती है जो पारंपरिक रूप से हिंदू समाजों में गांव के पास, गांव के बाहर एक बड़ी भूमि होती है जिसमें गायें चर सके। आज हम सड़कों पर गायों को जो घूमते देखते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये हमारी जीवन में क्या परेशानी डाली, इनकी ये नौबत नहीं आती अगर गोचर भूमि है। और गोचर भूमि हिंदू भूमि थी, गोचर भूमि जो हिंदुओं की, हिंदू व्यवस्था की भूमि थी, जिस पर किसी और का अधिकार नहीं है। वहां मस्जिद बन गई, वहां पर इनकी बस्तियां बन गई। तो ये सारी भूमि जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा ने खाली कराई। तो उसी तरीके से जो बंगाल है, वहां पे भी इस तरीके की गोचर भूमि है, वहां पर भी इस तरीके का बहुत बड़ा एक लैंड माफिया काम कर रहा था ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व में। तो वो असम मॉडल जब चलेगा तो वो भी खाली होगा, और बाकी जो वहां से लोग उठाए जाएंगे, वो लोग जो है वो वापस उनके गांव भेजे जाएंगे। सर, ममता बनर्जी के लिए तो बुरे दिन आ रहे हैं ना, वो जो पैसा इकट्ठा करके टोल प्लाजा से बैरिकेड्स लगा के जो टोलबाजी होती थी, अब तो उसका पैसा भी नहीं आएगा ना, सब जगह बंद हो गए। कम से कम सुना है कि 500 से 600 ऐसे नाके बना रखे थे उन्होंने, जहां पर ये इलीगल तरीके से पैसा वसूलते थे। अब तो कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वहां की जनता तो खुश है ना सर। ममता बनर्जी किस मुंह से ये बोल रही है कि हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है? पिछले 4 दिन से तो उनकी जुबान में एक शब्द नहीं निकल रहा है, जब से सड़कों पर लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उस अभिषेक बनर्जी के तो घर के बाहर सेल्फी पॉइंट बन गया है। देखिए, हम हारे नहीं हैं, ये वाली बात तो उनके पास शब्द जो है वो तो उनके मन में भाव जरूर रहा होगा ममता बनर्जी का, लेकिन उनके मुंह में लाकर शब्द जो है वो डाला हमारी हरी चादर वाले अखिलेश
भैया ने, तो उसके लिए उनको दोषी मत ठहराइए। उनके मन में भाव जरूर थे, लेकिन ये शब्द जो है वो, चूंकि वो भी हारे नहीं है, वो भी आज तक, भाई उनकी पिताजी ने कुर्सी दी थी तो कुर्सी उनकी है। अब ये कहाँ से आ गया ये योगी आदित्यनाथ? तो आज तक उसी एंटाइटलमेंट में घूम रहे हैं। उसी तरीके से दिल्ली में एक व्यक्ति एंटाइटल्ड घूम रहा है कि भैया ये कहाँ से आ गया है गुजराती, ये कुर्सी तो हमारी थी, हमारे बाप दादों ने कुर्सी पर इतने समय तक रहे, ये बाहरी आ गया। तो आज बोलते भी हैं वो बाहरी बाहरी, देखिए प्रधानमंत्री को समय समय पर। तो खैर वो एंटाइटलमेंट की एक समस्या होती है कि एक तरह का उनको दिमाग में एक सनक घुस जाती है और वही सनक। लेकिन ममता बनर्जी की जो समस्या क्या है कि ठीक है ये उनकी गुंडों की कमाई का था, ममता बनर्जी अपना जीवन सेव कर चुकी हैं। अब उनको उनकी पूंजी जो है, रुपए पैसे का जो नुकसान होगा उससे बड़ा धक्का, या राजनीतिक रूप से जो उनको नुकसान होगा उससे बड़ा धक्का, उनका ये पूरा जो तिलिस्म था उसका टूट जाना, उनका राजनीतिक रूप से इररिलेवेंट हो जाना, वो ज्यादा बड़ी सजा है आज की डेट में। वो एक हास्यास्पद, जैसा आप ही ने बताया कि भाई हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा जो है उस पर मजाक जनता उड़ा रही है, पब्लिक नाच रही है आपकी सत्ता जाने पर। आप इतिहास में एक सनकी तानाशाह के रूप में याद किए जाएंगे। जो भारत के लोकतंत्र में बड़े बड़े प्रधानमंत्री गए, जब उनका अंत समय आता है तो लोग उनको सकारात्मक रूप से याद करते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव को जो है वो कुछ ऐसा नहीं बोला। लोगों ने उनको एक तरह से कहा कि भाई ठीक है, बाकी चीजों में आप अच्छे थे, ये आपका एक बुरा पहलू था। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी नेता, एक हास्यास्पद नेता के तौर पे बन चुकी हैं, जिनका सिर्फ राजनीतिक विरोधी ही नहीं, जनता जिनका विरोध कर रही है और जिनके जाने पर नाच रही है। तो ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? वो समय में एक हंसने की चीज बन के रह जाएंगी, और उनके लिए जीवन का जो भी ये पीरियड होगा वो बड़ा कष्टकारी होगा। एक सत्ता जाने के बाद एक ऐसे तानाशाह के दिमाग में क्या क्या गुजर रही होती है, वो आप कल्पना बस कर सकते हैं। सर तानाशाह बेबस इसलिए भी है ना क्योंकि दो लोगों से कह चुका है कि राज्यसभा की सीट छोड़ दो, मुझको आना है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ममता बनर्जी क्या पता नंदीग्राम जाकर चुनाव लड़ लें, क्या पता, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे बैठूंगी, इतनी फ्री होकर मैं सोच रही थी कि मैं अगुवाई करूंगी इंडी गठबंधन की। वहां पर भी लेफ्ट ने भी ठेंगा दिखा दिया, कांग्रेस ने भी दिखा दिया, कोई उनको लीडर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था अब मैं फ्री हूं, मैं लड़ाई करूंगी दिल्ली आकर, उसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी कोई क्रांतिकारी फैसला ले लें और सोचें कि नंदीग्राम चलकर ही एक बार फजीहत करवाई जाए। लेकिन कुछ भी है सर, ममता बनर्जी को लोग एक तानाशाह के तौर पर याद करेंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में इतने नेताओं को हारते देखा, इतने सीएम को बदलते देखा है सर, लेकिन किसी की इतनी फजीहत होते नहीं देखा कि उसके बोले हुए शब्दों पर लोग गाने बना बनाकर गली कुचों में नाच रहे हो, घर के बाहर नाच रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ऐसा कभी नहीं देखा। तो ममता बनर्जी अपने घर में बंद दरवाजों के पीछे कुछ तो सोच रही होंगी कि आगे उनको क्या करना है। और पता नहीं सर भतीजा कहीं भाग ही ना गया हो इस सबको देखकर, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है कि उसके भी दिन लद गए हैं राजनीति के। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।